दोस्तों, देखते हैं आज साइंस का डेली टेस्ट सीरीज में साइंस का सेट 8 का डिस्कशन है। आज सभी देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। इसमें दिया है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी को जो वायुमंडल है उसको 5 लेयर में बांटा गया है। पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद होता है बहिर्स मंडल। जैसे कि आप जानते हैं ये हो गया अर्थ, मतलब पृथ्वी। हमारे वायुमंडल को 5 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद होता है आपका क्या चीज़, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल। इसके बाद समताप मंडल। अब हो गया आपका मध्य मंडल। इसके बाद हो गया आयन मंडल। और अंतिम होता है बाह्य मंडल या बहिर्स मंडल। बाह्य मंडल या बहिर्स मंडल बोला जाता है। तो जैसे पृथ्वी के ऊपर होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद आता है बहिर्स मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटना होता है। मौसम से संबंधित घटना होता है। मौसम से संबंधित घटना का मतलब होता है आपका जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब होता है कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। अब आपका दूसरा हो गया समताप मंडल। समताप मंडल में वायु जहाज जो होता है, जो जहाज, ये सब कहाँ चला जाता है, समताप मंडल, क्योंकि यह स्वच्छ मंडल होता है। इसको स्वच्छ मंडल बोला जाता है, समताप मंडल को। इसमें मध्य मंडल हो गया। उसके बाद से हो गया आयन मंडल। आयन मंडल में ही आपका रेडियो तरंगे के लिए जो विक्षेपण होता है रेडियो तरंगे का, वो वायुमंडल का स्तर में से किस स्तर के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं इसमें हो जाएगा आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगों का जो स्तर विक्षेपण होता है वो किस में होता है, आपका इसमें होता है आयन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग कहने का मतलब है वह वेग जिसे किसी भी वस्तु को ऊपर गुरुत्वीय त्वरण छोड़ाने के लिए जो किया जाता है, जो पूरा पृथ्वी पर नहीं वापस आए, उसी को बोला जाता है पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी का पलायन वेग। तो ये भी तो हो सकता है चंद्रमा का पलायन वेग। चंद्रमा का पलायन वेग।
फिर तो सूर्य का भी कुछ पलायन वेग होता होगा, तो इसका होता है सूर्य का पलायन वेग। वह वेग जिस पे पृथ्वी पर कितना होता है पलायन वेग, चंद्रमा का कितना होता है, सूर्य पर कितना होता है। तो पृथ्वी पर होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर होता है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हो गया आपका सूर्य पे कितना होता है, सूर्य पे, चंद्रमा पे, पृथ्वी पे। तो सूर्य का होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यही आपका दिया है सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का। तो सूर्य का कितना होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का याद रखेंगे आप, जैसे यहाँ पर पृथ्वी का पूछा हुआ है, तो पृथ्वी का कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब एक सेकेंड में इतना किलोमीटर वो पलायन करेगा तब फिर से वापस नहीं आएगा। वैसे ही है आपका चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सूर्य का कितना होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच मतलब किस चीज़ को दर्शाता है, पीएच का मतलब क्या होता है। तो आपका पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। पीएच कहने का मतलब होता है, जैसे आप ये पीएच को सबसे पहले दिए थे सैरनसन ने पीएच स्केल के दिए थे। इसी को दिखाया गया जाता है क्या चीज़ को, अम्लीयता और क्षारीयता को मूल्यांकन करने में दिखाया जाता है। यहाँ पर दिया है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता दिखाती है नहीं। इसमें दिया है किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपके पिछले भी सेट में बताया गया था, यहाँ पर 7 रहता है, यह उदासीन होता है, इधर जाएंगे तो अम्लीयता होता है, और 7 से इधर जाते हैं तो क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है। तो वही दिखाया जाता है, क्या चीज़ को दर्शाया जाता है पीएच स्केल से मूल्यांकन किया जाता है अम्लीयता या क्षारीयता का। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफी द्वारा। दूध के शुद्धता को मापने वाला किसको किया जाता है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच स्केल को मूल्यांकन किया जाता है, अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने वाला मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। आइए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको सेट में सम्मिलित किया गया है। आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, मतलब यूरिया जो होता है NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है यूरिया का। इसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन की प्रतिशत को बताना है। तो हम देखेंगे यूरिया, इसका फार्मूला होता है क्या चीज़, यूरिया जैसे आप जानते हैं जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, आप ऐसे मौखिक में जानते हैं 46% होता है। इसमें ऑप्शन में दिया था आप ऐसे 47% भी लगा देंगे, लेकिन मुख्यतः इसका हमको कैसे बनाना है, बनाने के लिए हम इसको देखेंगे कैसे बनाया जाता है। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसमें हमको देखना है कि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होगा। तो हम जानते हैं इसका द्रव्यमान पहले निकाल लेंगे, या इसको हम इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे पहले।
द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको इसका जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद रहना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, फिर आपका दिया है हाइड्रोजन, फिर दिया आपका क्या चीज़, हाइड्रोजन 2 है, इसमें देख लेंगे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन है। तो हम इसका अभी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1, द्रव्यमान संख्या 2 होता है, तो इसको लिख लेंगे 1 और 2। फिर कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया इसका। फिर आपको दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 16। अब दिया फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दिया तो इसका भी होता है परमाणु संख्या 7, 14। फिर H2 दिया है तो यहाँ से लिख देंगे 2। अब आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम सबका ले लेंगे अटा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। आप सभी देख रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। ये हो गया आपका क्या चीज़, द्रव्यमान संख्या। फिर हो गया इसका किसका दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया 12। फिर आपका हो गया कार्बन का हो गया 12, कार्बन दिया हुआ है तो इसका हो गया 12। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हो गया 14। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया 2। तो अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे हो गया 14, 2 18, 30, 30 आपका हो गया 14 अब 12, टोटल मिला के आपका हो जाएगा 60। तो इसको लिख देंगे ग्राम में, 60 हो गया आपका इसका द्रव्यमान। अब आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है हमको नाइट्रोजन, तो जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है, देखना है कि इसमें किसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसमें देखेंगे 60 ग्राम जो यूरिया दिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन कितना है, तो इसको लिखेंगे 60 ग्राम, 60 ग्राम जो यूरिया है उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो नाइट्रोजन इसमें देख लेंगे हमको नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 14 प्लस 14, तो कितना है 28 ग्राम है क्या चीज़ नाइट्रोजन, 28 ग्राम है हमारा क्या चीज़ नाइट्रोजन। 28 ग्राम के ऊपर नाइट्रोजन हो गया। तो दिया है 60 ग्राम यूरिया में, 60 ग्राम यूरिया में जो है कितना 28 ग्राम इसमें क्या है नाइट्रोजन है। 60 ग्राम में कितना है 28 ग्राम यूरिया है, नाइट्रोजन है। इसको नाइट्रोजन है, 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम यूरिया में, तो इसको हो जाएगा 28/60 ग्राम। ऐसे ही 100 ग्राम प्रतिशत में पूछा है 28 × 60 × 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। हो गया आपका 3 से 3 14, तो ये हो गया 140/3। अब 140/3 हो गया तो इसको कटा देंगे, 4 3 12, 6 3 18, 6 3 18, तो यही हो गया आपका कितना 46.6%। 46% 6 दिया हुआ है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, अभी इसमें दिया हुआ ऑप्शन से देख लेंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है, लेकिन कैसे आएगा देखिए सभी को एकदम बारीकी से बताया गया है। नाइट्रोजन का आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। फिर हाइड्रोजन दिया हुआ है,
फिर कार्बन का होता है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या हो गया आपका 12, ऑक्सीजन का 8 का होता है तो इसका द्रव्यमान संख्या हो गया 16। फिर वैसे ही दिया है तो फिर हमको ज्ञात क्या करना है, नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना। वही ऑक्सीजन का दिया रहता तो हम ऑक्सीजन का निकाल लेते कि यूरिया में कितना ऑक्सीजन है, तो आपका कितना आ गया 47%, यही आंसर हो गया। और जब आप इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा आपको द्रव्यमान संख्या निकलेगा, द्रव्यमान इसका निकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। जैसे सर्पों के विषय में जो जानकारी प्राप्त किया जाता है या अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो ऑर्थोनोलॉजी, इसमें होता है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किसमें, आपको ऑर्थनियोलॉजी में। अब दिया इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछली से संबंधित होता है अध्ययन, मछलियों से संबंधित अध्ययन, मछलियों से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, इक्थियोलॉजी में। अब ये दिया है हेप्टियोलॉजी, हेप्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हेप्टियोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब आपका एक बच गया सर्पटियोलॉजी, इसी में सर्पों से संबंधित होता है अध्ययन, सर्पों से संबंधित। कहने का मतलब है सभी का आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें दिया ऑर्थियोलॉजी मतलब पक्षी का अध्ययन, इसमें दिया इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हर्पटियोलॉजी में हो गया उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सर्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो सर्पों का विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है क्या चीज़, सर्पटियोलॉजी। और जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ऑर्थनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो उसको पक्षी का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है BCG, वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG का वैक्सीन का किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, तो BCG के लिए किया जाता है क्या चीज़, क्षय रोग का। क्षय रोग के रोकथाम के लिए BCG टीका का या वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैचिंग, कूट को मिलाना है। सूची 1 में दिया क्या चीज़, हार्मोन। सूची 2 में दिया हुआ है स्रावित ग्रंथि। जैसे हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं और कहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित किया होता है इसी के बारे में हमको मिलाना है। इसमें सबसे अच्छा तरीका मैचिंग में, आपको कोई भी याद है उसको आराम से आप मिला सकते हैं या उसको अपने हिसाब से सोच करके ही मिला सकते हैं। जैसे इंसुलिन दिया, ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्निसाय से। तो आप ऑप्शन में से सोच सकते हैं कि डी में कहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 2, तो ये 2 को ऑप्शन क्या हुआ, नहीं होगा। तो आप 2 में फिर से देख सकते हैं थायरैक्सिन, जो थायराइड से स्रावित होता है, तो ये हो गया आपका C का 1। तो C का 1 किस में दिया, इसमें दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं या फिर आप मिला सकते हैं। आइए प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होता है, ये हो गया आपका पुरुष, वृषण पुरुष के ये हार्मोन स्रावित होता है। अब दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन, ये गर्भाशय महिला के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। इसी तरह से आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इसमें दिया है प्रोजेस्टेरोन का है
ये पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोजेस्टेरोन दिया है, टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है, थायरॉक्सिन दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। हाइड्रो नाम है इसमें दिया हुआ क्या चीज़, HYDRO, जिसमें हाइड्रो आ गया। ये समझिए कि कुछ जल से संबंधित घटना के बारे में या उससे संबंधित बता रहा है। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको बोला जाता है, हाइड्रोफाइट होता है जलीय पौधा को बोला जाता है, जलीय पौधा को बोला जाता है हाइड्रोफाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था। एक भोपाल में एक घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें यूनियन कार्बाइड कीटनाशक की एक फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC जिसको बोला जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण यहाँ पे 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें बहुत लोगों का मृत्यु हुआ था। यही पूछ रहा है कब हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 2 या 3 दिसंबर को। इसको मुख्यतः 3 दिसंबर माना जाता है। कब, 1984 को ये भोपाल में हुआ था। यह एक जहरीली गैस के रूप में होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी के कारण हुआ था। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ये यहाँ पे एक फैक्ट्री थी जिसका यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री थी, इसी के कारण हुआ था। और कब हुआ था, 1984 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा, इसका ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। मतलब अणु एटम का भाग नहीं है। अणु मतलब अणु का कौन का अवयव नहीं है, तो आपका अणु का अवयव होता है। अणु में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है क्या चीज, न्यूट्रॉन। ये सब अणु के अवयव है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है फोटॉन। फोटॉन क्या होता है, अणु का अवयव नहीं होता है। अणु में कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन फोटॉन नहीं होता है। इसलिए इसका नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटॉन नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायनेमो एक युक्ति है जो डायनेमो, अब देखे होंगे पहले साइकिल वाइकिल में एक डायनेमो लगा रहता था। वो किस ऊर्जा को दे रहा है कि जो परिवर्तित करती है। डायनेमो का क्या कार्य है, या ये एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। जो हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, देखे होंगे कि ये खाना क्यों इतना जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसमें उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ा रहता है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर 125 या इसी को लिखा जाता है 123 या 25 तक हो जाता है, 23 डिग्री तक हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन, अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, नहीं। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी लिख रहा, प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें दिया अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप का हो जाता है, बढ़ जाता है। और लास्ट वाला दिया है, लास्ट वाला पानी के वाष्प बहुत कम हो जाता है, नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। क्या होता है, ताप इसका क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है J.L. बियर्ड। J.L. बियर्ड इन्होंने 1926 में टेलीविज़न यानी टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। आविष्कार से जुड़ा हुआ नाम दिया हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने टेलीविज़न का खोज किया। टेलीफोन ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का किसने किया था? ग्राहम बेल ने। इसका आंसर हो जाएगा कौन? टेलीविज़न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के, देखिए निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा सूक्ष्म बर्फ। इस परिघटना को कहा जाता है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कपूर रहता है, हवा में इसको कुछ समय बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। क्यों होता है? मतलब हवा में रख देने के बाद कुछ समय बाद क्यों गायब हो जाता है? किस क्रिया के कारण होता है? तो ये दिया हुआ पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, दूसरा दिया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता है जैसे समुद्र का जो पानी हो गया, तालाब के पानी वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है? वाष्प के रूप में वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है। विसरण होता है, गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। जैसे आप देखे होंगे गांव घर में अगरबत्ती को बाला जाता है एक रूम में, तो विसरण के कारण ही चारों तरफ फैल जाता है। अब दिया है विकिरण। विकिरण क्या होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वह विकिरण के माध्यम से ही क्या होता है हम लोग के पास आता है, उसका हीट को महसूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा कपूर या नेपथलीन क्या होता है? गायब हो जाता है। इसका आंसर हो गया ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? ये सभी जीवाश्म ईंधन दिया गया है। कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ईंधन के मतलब होता है जो वायु प्रदूषण को कम करे और हमारे प्रकृति को क्षति कम पहुंचाए। वायु प्रदूषण कम कौन सा कर सकता है? कोयला होगा, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या चीज़? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से स्वच्छ ईंधन या स्वच्छ वातावरण बना रहेगा, और इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिवस है, इसको सम्मिलित कीजिए। और जो भी सेट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो अपने नंबर को खुद ही एक बार कमेंट में लिखें और बताएं कि आप सभी का ऑनलाइन वाला जो भी बच्चे हैं वो लोग ऑनलाइन में अपना कमेंट में नंबर देंगे। ऑफलाइन वाला बच्चा को यहाँ पर नंबर चेक होता है। आप लोग ऑनलाइन जो जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन जुड़िए। ऑफलाइन का बैच या टेस्ट सीरीज चालू हो गया है, आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से आप ऑप्शन भी छाट सकते हैं, 1 का 2, ये 2 को ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दिया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका 3, तो दोनों में 3 दिया, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब दिया है 5 सितंबर, 16 अक्टूबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला में, क्योंकि इसमें 1 नहीं होगा। आप देखिए 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, इसका आंसर हो जाएगा 1। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही दिवस को भी रिवीजन करते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत में आपका सर्वेक्षण है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला आपका ऑप्शन दिया है चंडीगढ़ में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा दिया है देहरादून, चौथा दिया है नई दिल्ली। तो देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है
कथन, कारण। ये सभी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से सेट में संयोजित किया गया है। और देखिए यहाँ पे है कथन और कारक। मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। पहला आपका कथन दिया है। कारण देखिए, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें होता है पुरुष में और महिला में। तो महिला में, पुरुष में XY और महिला में होता है XX क्रोमोसोम। और पुरुष में होता है XY, महिला में होता है XX। इसमें दिया है मानव में संतानों का निर्धारण स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। नहीं, इसमें पुरुष का होता है, महिला का नहीं होता है। इसमें पुरुष का भूमिका होता है, महिला का नहीं। इसमें यहाँ पर होगा पुरुषों का होता है, क्योंकि यहाँ पर XX क्रोमोसोम होता है और यहाँ पर XY। जैसे हमारे समाज में गलत अवधारणा बना हुआ है कि महिला के कारण बच्चा या बच्ची का नहीं। यहाँ पर पुरुष का क्रोमोसोम जैसे X और Y किसमें पाया जाता है? पुरुष में। महिला में क्या होता है? इसमें XX ही पाया जाता है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? पुरुषों के द्वारा होता है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 नंबर गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। अब देखिए, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं। हाँ, महिला में 2 होते हैं। XX गुणसूत्र इसमें होते हैं। तो ये R नंबर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? D। इसका आंसर हो गया आपका D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का उदय मिस्र से हुआ था। मिस्र में चीनी मतलब होता है काली या मिट्टी होता है वहाँ पे। यहाँ से मिस्र से रसायन शास्त्र का उदय हुआ था। और इसका आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता एंटोनियो लोबेजियर को बोला जाता है। एंटोनियो लोबेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता बोला जाता है। ये 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे। इनको का एंटोनियो लोबेजियर को बोला जाता है क्या चीज़? आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता। अब देखेंगे यहाँ पर रदरफोर्ड दिया है। रदरफोर्ड, इन्होंने नाभिक का खोज किए थे। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे। और दिया हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो खोज किए थे। और CB रमन, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह दिया हुआ क्वेश्चन में आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये होगा आपका लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया, यदि ऐनक के लेंस की पावर +2 डायऑप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? इसमें दिया हुआ है एक ऐनक की लेंस की पावर +2 डायऑप्टर है। जो इसका क्षमता या शक्ति दिया हुआ है, आपको इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है, आइए हम जानते हैं। P = 1/f होता है। P यहाँ पर क्या है? शक्ति। P यहाँ पर क्या चीज़ है? आपका शक्ति हो गया। P आपका हो गया शक्ति या फोकस दूरी, इसी को बोला जाता है। या फोकस दूरी, ये हो गया आपका फोकस दूरी। आपका शक्ति यहाँ पर दिया हुआ है आपका IF का हो गया यहाँ पे फोकस दूरी। तो इसमें दिया हुआ है +2 डायऑप्टर 1/f। तो ये दिया हुआ है क्या चीज़ में? मीटर में। 1 दिया है मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे? 1, इसको 100 सेंटीमीटर में पहले ही लिख लेंगे।
आगे देखते हैं F इजकल टू दिया हुआ है। अभी इसमें डाइएफ्टर दिया, पावर दिया, पावर कितना दिया है P इजकल टू 2 डाइएफ्टर 2 आपका दिया हुआ कितना डाइएफ्टर 2 डाइएफ्टर दिया हुआ आपका पावर में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमको फोकस ज्ञात करना है। F इजकल टू बाई 2 फोकस पावर कितना दिया है, पावर आपका दिया है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर में 100, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ था तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, आपका इतना ही क्वेश्चन था और आप सभी ने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स वाइज एनालिसिस कराया गया है। आप सभी इस सेशन से जुड़ना ना भूलें और प्रत्येक डे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।